हमने मैग्नेट को कुछ इस तरह से अरेंज करा कि उसका नॉर्थ पोल इधर है, साउथ पोल इधर है, और फिर बीच में मैंने एक कॉइल रख दी ऐसे, ठीक है। ये जो कॉइल इस तरीके से रखी है, आप समझ लीजिए कि बीच में इस तरीके से एक रेक्टेंगल की शीट रखी हुई है, रेक्टेंगुलर वायर रखा हुआ है, और ये जो मैंने ऐसा टेढ़ा बनाया हुआ है, इसका मतलब ये थोड़ा सा ऐसे मुड़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब फिलहाल के लिए ये सोच लेते हैं कि ये अपनी एक्सिस के चारों तरफ ऐसे घूमेगा, सोच लेते हैं ऐसे। अभी मुझे पता नहीं है कि ये घूमेगा या नहीं घूमेगा, तो सोच लेते हैं। चलिए, तो ये इसकी सेंट्रल एक्सिस हो गई। मैंने कहा कि मैं इस रेक्टेंगुलर कॉइल को, मैं इसको ऐसे 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 ऐसे, मैं इसको इस तरीके से ऐसे 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 घुमाना चाहता हूँ, ऐसे घुमाना चाहता हूँ। तो जब ऐसे घुमाना चाहता हूँ तो फिर इसकी सेंट्रल एक्सिस तो यही होगी। अब वो ऐसे घूमेगा या नहीं घूमेगा वो मैं अभी देखता हूँ, ठीक है। घूमेगा तो किस डायरेक्शन में घूमेगा, क्लॉकवाइज घूमेगा या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ठीक है। और इसके बाद जब ये कराऊंगा, इसके बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट भी बताऊंगा, जिसको घर पर भी करके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए जी, हमने ये करा कि ये हमारे पास एक कॉइल है, हम इस कॉइल में करंट फ्लो कर रहे हैं। तो कॉइल में जो करंट फ्लो कर रहा है, मैंने माना कि इस तरीके से फ्लो कर रहा है कि यहाँ पर करंट आई फ्लो कर रहा है। तो जब कॉइल है तो इसका मतलब यहाँ पर आई ऐसे गया तो इधर जाएगा, और फिर इस कॉर्नर तक आते आते आई ऐसे करेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने ये कहा कि भाई करंट तो ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, तो नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ट्रैवल करती है। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो ये होगी, मैग्नेटिक फील्ड बी बोल दो या बी वेक्टर बोल दो। चलिए जी, तो करंट हो गया, बी हो गया, और उसके बाद हम ये कहेंगे कि फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, ये फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल में मेरे पास करंट यानी कि सेंट्रल फिंगर आ गया, तो सेंट्रल फिंगर को ऊपर की तरफ करो और मैग्नेटिक फील्ड को इस तरफ करो। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो गया, सेंट्रल फिंगर ऊपर हो गया, तो भाई थंब कहाँ पर हो गया, अंदर की तरफ। तो जब थंब अंदर की तरफ हो गया, एक मिनट, देखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ और साउथ की वजह से, नॉर्थ और साउथ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड से नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का तो एरो मैंने ऐसे बना दिया। तो मैग्नेटिक फील्ड, हमने फिंगर्स को स्ट्रेच करा, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, इंडेक्स फिंगर इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की तरफ इंडिकेट करेगी। करंट का है ऊपर की तरफ, तो जरा इस फिंगर को इधर ही रहने देते हैं, और हाथ को ऐसे घुमाने कि करंट ऊपर की तरफ हो जाए। करंट ऊपर की तरफ तो थंब अंदर की तरफ, थंब अंदर की तरफ, तो हमारा जो कॉइल ऐसे रखा हुआ है, उस कॉइल को, उस पर एक फोर्स लगेगी ऐसे, F। तो ये मैंने ऐसे इस फोर्स को मैंने टेढ़ा करके दिखा दिया। इस टेढ़े का मतलब क्या है कि ये अंदर की तरफ जा रही है, ठीक है। इसी वजह से ये सीधा रखा हुआ था और ये थोड़ा सा ऐसे आपको टिल्टेड दिखाई दे रहा है, ठीक। इसका मतलब क्या है कि ये एक रेक्टेंगुलर शीट ऐसे सीधी रखी हुई थी और इसको थोड़ा सा मैंने ऐसे घुमा दिया, मतलब ये वाला पोर्शन अंदर चला गया, तो ये वाला पोर्शन बाहर आया। अब क्या करेंगे, अब मैं इस वाले पर आ जाऊँगा। हम ये कहेंगे कि क्या अकेला इसका फोर्स इतना काम कर देगा, तो मैं कहूँगा नहीं, फोर्स यहाँ पर भी लगेगी। कैसे भाई, यहाँ पर इस पॉइंट पर अगर इस वायर पर देखें तो ये तो पूरा का पूरा रीजन मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड पूरा का पूरा हज़ारों क्या करोड़ों लाइनें जाएंगी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स होती हैं, तो वो सारी नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएंगी। मैंने तो एक लाइन पकड़ दी बस। तो एक लाइन कैसे हो गई, मैग्नेटिक फील्ड ये हो गई। तो भाई फिर से स्ट्रेच करिए, फिर से स्ट्रेच करें। अब करंट नीचे की तरफ और मैग्नेटिक फील्ड इधर इस तरफ, तो थंब का बाहर की तरफ। तो इसका मतलब क्या है कि अब हमारा जो फोर्स है वो कहाँ लगेगा, बाहर की तरफ। तो भाई एक फोर्स ऐसे लग रहा है, एक फोर्स ऐसे लग रहा है, ये तो ऐसे घूमना शुरू कर जाएगा, ये तो ऐसे घूमता चला जाएगा। तो ये क्या चीज़ बन गई, ये कपल बन गया। कपल ऑफ फोर्स जानते हैं क्या होता है, जैसे हम साइकिल चलाते हैं, तो साइकिल चलाते हैं तो इधर से फोर्स लगाते हैं, फिर इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर, तो दोनों तरफ। अगर मैं एक पैडल को नीचे की तरफ करता हूँ तो दूसरा पैडल ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ आता है, ठीक है। और फिर जब इसको नीचे की तरफ करता हूँ तो दूसरा ऊपर की तरफ आता है। तो दो एक पूरा, और अगर आप पैडल देखेंगे ना, कभी भी साइकिल के पैडल पर अगर आप ध्यान देंगे तो पैडल एक पेयर होता है और दैट पेयर इज लाइक दिस, इस तरफ है और एक इस तरफ है। मतलब ये स्ट्रेट लाइन होती है कि इधर वाले को पुश करेंगे, इधर वाले को पुश करेंगे तो ये ऐसे, ये एक स्ट्रेट लाइन होती है।
ठीक है। तो अब वही कंसेप्ट यहाँ पर लग रहा है। मेरी बात समझ में आ गई? कपल का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए दरवाज़ा है, तो दरवाज़ा क्या होता है, दरवाजे का एक कोना जो है, जो हिंज है वो फिक्स होती है, वॉल पर फिक्स होती है, जिसको हम चौखट बोल देते हैं, लकड़ी की चौखट होती है, उस पर फिक्स होता है एक हिंज। तो फोर्स एक ही तरफ लगती है, ठीक है, फोर्स एक ही तरफ लगती है। अब ऐसे ही सोचिए कि ये तो दरवाज़ा हो गया। अब हमने कहा कि दरवाजे को अगर सेंट्रल एक्सिस के अलॉन्ग फिक्स कर दिया जाए तो इस तरफ भी हम फोर्स लगा सकते हैं, इस तरफ भी फोर्स लगा सकते हैं। तो दोनों तरफ फोर्स लगाएंगे तो दरवाज़ा इस तरीके से घूमेगा, और जब घूमेगा तो इट विल लुक लाइक अ सिलेंडर। अगर देखेंगे, अगर कोई रेक्टेंगल ऐसे घूमता है तो इट विल लुक लाइक अ सिलेंडर। समझ गए? तो अब आप ये देखिएगा यहाँ पर ये फोर्स अंदर की तरफ या फोर्स बाहर की तरफ, तो ये कपल बन गया। अब हम ये कहते हैं कि ये वाली जो लेंथ है, इस लेंथ को, ये टेढ़ी लेंथ मेरे को दिखानी पड़ रही है, एक्चुअल में टेढ़ी लेंथ है नहीं, एक्चुअल में रेक्टेंगुलर कॉइल था जिसकी ये वाली लेंथ ए है और जो ये वाली लेंथ है ये बी है। तो मैंने इस वाली लेंथ को बोल दिया बी, और ये वाली जो लेंथ है ये ए हो गई, ठीक है। तो ये ए और बी से क्या समझ में आता है कि इस रेक्टेंगुलर कॉइल के बीच का अगर मुझे एरिया निकालना है तो दैट एरिया विल बी ए इंटू बी। ए लेंथ हो गई या बी ब्रेथ हो गई, कुछ भी बोल दो, बी लेंथ हो गई, ए ब्रेथ हो गई, दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या दे देगा, एरिया दे देगा, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और देखिएगा, मैंने ये कहा कि मैग्नेटिक फील्ड तो नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है, तो लेफ्ट से राइट की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, ठीक है। तो भाई मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाता रहेगा, हर पॉइंट पर ऐसे ही जाएगा। तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ हो गया, इस पॉइंट पर भी ऐसे हो गया। ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, तो रेक्टेंगुलर कॉइल का जो प्लेन बन रहा है ना, प्लेन जो बन रहा है, उस प्लेन पर नॉर्मल, उस प्लेन पर नॉर्मल, जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास प्लेन है, तो इस प्लेन पर नॉर्मल अंदर की तरफ, अगर मान लीजिए ये प्लेन ऐसे घूम गया तो नॉर्मल भी थोड़ा सा इसके साथ घूमेगा, ऐसे टेढ़ा हो जाएगा। ये ऐसे घूम गया तो नॉर्मल ऐसे, ये ऐसे घूम गया तो नॉर्मल सामने की तरफ। तो हमने इस प्लेन पर एक नॉर्मल बना लिया, नॉर्मल समझ रहे हैं ना, परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। तो मैं इसी पॉइंट पर नॉर्मल बना रहा हूँ, तो क्योंकि ये प्लेन थोड़ा टेढ़ा हुआ है, टेढ़ा हो रखा है, ये रेक्टेंगल ऐसे रखा होता तो जो इस पर नॉर्मल होता वो मुझे दिखाई भी नहीं देता, क्योंकि वो परपेंडिकुलरली अंदर जा रहा होता। अंदर जाने वाले नॉर्मल की बात कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ वो कंसेप्ट अभी 5 मिनट बाद समझ में आएगा। अभी सिर्फ ये समझिए कि अगर कोई एक प्लेन शीट ऑफ पेपर है, उस पर नॉर्मल लाइन बनाना चाह रहा हूँ, अंदर की तरफ बनाना चाह रहा हूँ, और वो फ्रंट व्यू उसका दिखाई दे रहा है, सामने से दिखाई दे रहा है, तो वो अंदर जाती हुई नॉर्मल लाइन मुझे दिखाई नहीं देगी, ठीक है। अब इसी को टेढ़ा कर दो, इसी को टेढ़ा कर दो, तो भाई वो जो नॉर्मल ऐसे था, अंदर ऐसे था, वो भी तो उसके साथ साथ ऐसे टेढ़ा हो जाएगा। तो भाई वो नॉर्मल ये है, वो नॉर्मल ये है, इसको एन बोल दीजिए, स्मॉल एन। हाँ, नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर लेंथ, ठीक है। तो एन और बीटा के बीच में मैंने मान लिया थीटा है, क्या टॉप पे है ना पेपर के? हाँ, पेपर के टॉप पर या पेपर के किसी भी सरफेस पर आप नॉर्मल लें तो वो नॉर्मल एक ही डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि ये जो शीट है, ये शीट ऐसे टर्न हो रही है, तो इसलिए इसका नॉर्मल भी टर्न होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर शीट सीधी रखी होती तो नॉर्मल अंदर होता, दिखता नहीं मुझे। समझ में आ गया? तो हम मान कर चल रहे हैं कि नॉर्मल टू दिस रेक्टेंगुलर शीट और मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्मल टू दिस रेक्टेंगुलर शीट, इसके बीच में जो बनने वाला एंगल है दैट एंगल इज थीटा। ये समझ में आ गया? इतना क्लियर है? ठीक है जी, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। नहीं, थीटा है ये, बस कोई भी एंगल है। और 90 डिग्री वाला एंगल कौन सा है? ये जो नॉर्मल है ना, ये नॉर्मल इस शीट के साथ में 90 डिग्री एंगल बना रहा है, इस शीट के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड नॉर्मल। लेकिन ये नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड के साथ में एंगल थीटा बना रहा है। मैंने अभी तक इतना नोट करा कि इसकी लेंथ ए है, इसकी ब्रेथ बी है, इस वाले ये वाला जो वायर है, इस वाले वायर पर फोर्स अंदर लग रही है, इस वाले वायर पर फोर्स बाहर लग रही है। और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्मल टू दिस रेक्टेंगुलर शीट, उन दोनों के बीच में जो एंगल है दैट इज थीटा। ठीक, यहाँ तक समझ गए? अब इतने को होल्ड करके रखना। और एक चीज़ देखिए ज़रा, ये मैं मिटा रहा हूँ इधर से, या नहीं मिटाता, इसको भी बना रहने दो। ये जैसे ना, ये रेक्टेंगुलर पेपर है, ये रेक्टेंगुलर शीट है, इस रेक्टेंगुलर शीट ने ऐसे 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 घूमना शुरू करा, ठीक है। अब इसने घूमना शुरू करा, ऐसे ऐसे घूमना शुरू करा, तो मुझे सामने से ये ऐसे ऐसे घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। सामने से मुझे एक ऐसा नज़र आएगा अगर बड़ी तेज़ घूमे, जैसे ये सिलेंड्रिकल, जैसे पंखा घूम रहा है, तो पंखा मेरे को नीचे से अगर बहुत तेज़ घूमने लगे तो सर्कल नज़र आता है,
ठीक है। तो इसी तरह से सामने से मुझे सिलेंड्रिकल नज़र आएगा। जी मैंने क्या करा, मैं गया ऊपर और मैंने ऊपर से देखना शुरू करा। तो ऊपर से ये जो बीच की ये वाली जो लाइन है, सिर्फ ये लाइन घूमती हुई नज़र आएगी सेंट्रल एक्सिस की तरफ। तो कैसा लगेगा? सर्कुलर। सिलेंडर को अगर मैं टॉप से देखूंगा तो सर्कुलर नज़र आएगा, ठीक है। तो अब मैं इसका टॉप व्यू देख रहा हूँ, ठीक। ये जो बाजू में डायग्राम बना हुआ है दिस इज टॉप व्यू। तो चाहे तो इसको छोटा सा साइड में लिख लो टॉप व्यू, और मैं अब इसको समझाऊंगा। जहाँ ना समझ में आए पूछना मेरे से, और इसको दिमाग में रखना। ये टेढ़ा हो रखा है, ठीक है। तो ये ऐसे ना होकर ऐसे है, तो जो टॉप व्यू है, टॉप व्यू भी मुझे थोड़ी सी टेढ़ी लाइन दिखाई देगी। तो ये ऐसे ना होकर ऐसे है, तो अगर मैं इसको ऊपर से देखूंगा तो ऐसी टेढ़ी लाइन मेरे को दिखाई देगी। तो मैंने यही टेढ़ी लाइन बना दी यहाँ पर, ये और ये, ठीक है। थोड़ी सी मैंने ये जो विड्थ दिखाई है, मैंने सोचा कि रेक्टेंगुलर कॉइल जो वायर का बना हुआ है, वायर शायद थोड़ा सा मोटा होगा, तो उसकी विड्थ की वजह से मुझे थोड़ा सा ऐसा दिखाई देगा। समझ गए? यहाँ तक क्लियर? अच्छा, अब जरा देखो, ये जो इधर एक गोला सा बनाया है, इधर एक गोला बनाया है, तो यहाँ पर इधर लिखा हुआ है आई अप, आई अप, और इधर लिखा हुआ है आई डाउन, आई अप और आई डाउन, ठीक है। ध्यान से समझ लेना, ज़्यादातर बच्चे इस ये जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन तो चलो फिर भी समझ लेते हैं, लेकिन इसको रट के जाते हैं, ठीक है। तो रटने की ज़रूरत ना पड़े, ध्यान से समझना है। बस एक ही चीज़ दिमाग में रखना कि टॉप व्यू है और मैं इसको कॉइल को ऐसे देख रहा हूँ ऊपर से। तो अब ये आई अप का मतलब क्या है कि जब मैं इसे ऐसे देख रहा हूँ तो बेटा ये साइड वाली जो लेंथ्स हैं तो मुझे दिखाई नहीं देगी, ठीक है। और जब मैं इसको ऊपर से देख रहा हूँ, जब मैं ऊपर से देख रहा हूँ तो इसका मतलब इधर वाली कॉइल पर करंट कैसे आ रहा था ऊपर की तरफ, तो इसका मतलब यहाँ पर जो करंट है ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ आ रहा है, पीछे से ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ आ रहा है, क्योंकि मैं ऊपर से देख रहा हूँ, ठीक है। और इधर वाली साइड में करंट कैसे जा रहा है? नीचे। तो यानी कि ये वाले पोर्शन जो है इसको मैं ऊपर से देख रहा हूँ, तो यहाँ करंट कैसे जा रहा है? नीचे की तरफ। एक बार सर आई अप आई डाउन इस डायग्राम में बताना कहाँ पे है? ये आई अप है, ये आई अप है, मतलब मैं ये वाला पॉइंट देख रहा हूँ, ये वाला पॉइंट मैं इसको ऊपर से देख रहा हूँ। तो जब मैं इसको ऊपर से देखूंगा तो इस पॉइंट पर मुझे ये वायर दिखाई नहीं देगी। तो करंट कहाँ पर है वो बताने के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया आई अप, कि यहाँ पर करंट ऊपर आ रहा है, इस पॉइंट पर से करंट नीचे जा रहा है, तो इसलिए आई डाउन लिख दिया कि ये नीचे जा रहा है यहाँ पर करंट, और यहाँ पर करंट पीछे से ऊपर आ रहा है। ये समझ गए आई अप और आई डाउन क्यों लिखा हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखिएगा। अब आप ये देखिएगा कि ये जो फोर्स है ना, ये फोर्स इसमें ऐसे दिखा रखी है, ऐसे, और यहाँ पर ऐसे दिखा रखी है, एफ वेक्टर और एफ, ठीक है, बिल्कुल सही है भाई। ये जो है इस पर फोर्स कहाँ लग रही है? इस पर फोर्स अंदर की तरफ लग रही है। तो जब मैं टॉप से देखूंगा तो वो अंदर की तरफ लगने वाली फोर्स मुझे ऊपर लगती हुई दिखाई देगी, नहीं समझे? ये ऐसे है, ये ऐसे है, फोर्स कहाँ लग रही है? अंदर की तरफ। इस वाले कॉर्नर की बात करो बस, तो इधर भी अंदर, इधर भी अंदर, इधर भी अंदर, मतलब वो तो इस पूरे वायर को ही अंदर की तरफ ले जाएगा। तो मैं अब इस टॉप पॉइंट पर देख रहा हूँ, इस टॉप पॉइंट को मैंने ऐसे देखा, तो वो अंदर जाती हुई फोर्स मुझे टॉप पॉइंट से ऊपर जाती हुई तो दिखाई देगी, समझ गए? मैंने इसको ऐसे देखा, जो फोर्स अंदर जा रही थी, मैं अब इसको ऐसे देख रहा हूँ, तो जो फोर्स अंदर जा रही थी अब वो ऊपर जाती हुई दिखाई देगी ना, तो ये ऊपर जा रही है। इसी तरह से यहाँ से जो फोर्स बाहर आ रही थी, यहाँ से जो फोर्स बाहर आ रही थी, जब मैं इसको ऐसे देखूंगा तो वो बाहर आने वाली फोर्स मुझे कहाँ जाती हुई दिखाई देगी? नीचे। तो इसलिए वो फोर्स नीचे जा रही है। ये समझ में आ गया कि फोर्स ऊपर और नीचे कैसे, बताओ? क्लियर है? ठीक है, चलिए। हाँ, नहीं समझे? दोबारा समझो, कोई बात नहीं। हम ये कहते हैं कि ये हमारी रेक्टेंगुलर शीट है, ये रेक्टेंगुलर शीट है। एक्चुअली शीट ऐसी थी लेकिन टेढ़ी होकर ऐसे दिखाई दे रही है, ठीक। तो टेढ़ी क्यों हुई? क्योंकि फोर्स लग रही है, एक फोर्स उसको अंदर खींच रहा है ऐसे। तो मैं इस शीट को ऐसे ना देखकर अब बस मैं इसकी ये वाली लाइन देख रहा हूँ, टॉप वाली लाइन में देख रहा हूँ। तो जो फोर्स यहाँ पर ऐसे अंदर जा रही थी, जो अंदर जा रही थी, अगर मैं इसको ऐसे देखूंगा तो वो अंदर जाने वाली फोर्स कहाँ दिखाई देगी? ऊपर जाती हुई, है ना। और इसी तरीके से इस पर जो फोर्स बाहर आ रही थी, इसको मैंने ऐसे कर दिया, तो वो फोर्स कहाँ दिखाई देगी बाहर आती हुई? नीचे जाती हुई। तो इसलिए वो फोर्स नीचे जाती हुई और ये फोर्स ऊपर जाती हुई। ये हो गया सर। लेकिन वैसे तो वो ही जा रही है ना, अंदर और बाहर। वैसे तो अंदर बाहर ही जा रही है, टॉप व्यू है उसका। ये रेक्टेंगुलर कॉइल का टॉप व्यू है, मैं उसको ऊपर से देख रहा हूँ। अभी मेरी बात समझ में आ गई? हाँ। उसके बाद देखिएगा, फिर ये होता है कि जब भी कोई एक स्ट्रेट लाइन होती है
कोई एक स्ट्रेट लीवर होता है, उस पर एक फोर्स ऐसे लगे, एक फोर्स ऐसे लगे, तो इट फॉर्म्स अ कपल। और कपल में जब टॉर्क निकाला जाता है तो टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। तो फोर्स तो एफ वेक्टर है ही, है ना। तो अब मैं क्या करूँगा कि भाई इन ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स, इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, इस फोर्स को एक्सटेंड कर दो ऐसे, और ऐसे ही इस फोर्स को एक्सटेंड कर दो ऐसे, ठीक है। इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया क्या कुछ? अच्छा, इसका मोबाइल था क्या ये? सर उसकी तो मान लिया नीचे जा रही है, इसकी साइड में कैसे इसकी आ साइड रही पे है? कैसा है तो उसकी अच्छा बता रहा हूँ ना, दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब क्या है, देखिए हम ये कहते हैं कि ये भी फोर्स है ऐसे और ये फोर्स भी ऐसे है, तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो निकलेगा, हम ये कहेंगे भाई टेढ़ा मेढ़ा डिस्टेंस नहीं निकालना, डिस्टेंस निकालना है बेसिकली। तो डिस्टेंस जो लेते हैं उसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस वजह से बोलते हैं कि भाई वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। ये समझ में आ गया? ठीक है, 1 मिनट रुकिए गुनीत, 1 मिनट। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर, दोनों के बीच का डिस्टेंस आ गया। अब आप ये देखिएगा कि अब एक चीज़ और है, एक फंडा और समझना है। यहाँ तक होल्ड कर रखा है ना, सारी चीज़ें हैं दिमाग में। चलिए तो एक चीज़ और समझिए, हम ये कहेंगे कि यहाँ पर इस जगह पर मैंने ये देखा था कि एक तो मैग्नेटिक फील्ड ये था और एक नॉर्मल ये था, ठीक है। तो हम यहाँ पर वापस ये चीज़ बनाकर दिखाएंगे कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो यही रहेगी भाई, अगर मैं इसको ऊपर से भी देख रहा हूँ या ऐसे देख रहा हूँ या ऊपर से भी देख रहा हूँ, तो भाई मैग्नेटिक फील्ड तो इधर ही जा रहा है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो ये होगी, और जो इस पर नॉर्मल है, इस पर नॉर्मल को नॉर्मल ये है, और उस नॉर्मल को बोल दिया एम वेक्टर, उसको एम वेक्टर बोल दिया, ठीक है। सर और एम क्यों पता हुआ है कि ये फंडा है इसके पीछे भी। एम कुछ होता है ना, किसी चीज़ के लिए होता है, किसी चीज़ के लिए होता है। अरे नहीं, मैग्नेटिक फील्ड तो बी है, हाँ चलो छोड़ो इसको, मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। मैं टॉर्क की बात कर रहा हूँ। तो जब हम टॉर्क की बात करते हैं ना, तो एक नया टर्म आता है मूवमेंट। मूवमेंट याद है, ठीक है। तो वो जो मूवमेंट है, मूवमेंट की डायरेक्शन हमेशा नॉर्मल टू द लीवर होती है। जो भी हम लीवर लेते हैं, जिसको हम घुमाते हैं, तो उसके नॉर्मल डायरेक्शन में होती है। तो इसलिए ये दिखा दिया कि ये मूवमेंट की डायरेक्शन है। मुझे इसका इसमें कुछ लेना देना नहीं है, मुझे इससे कुछ करना नहीं है। ये मत सोचना कि मुझे अब मूवमेंट पूरा रिवाइज करना पड़ेगा, 11th वाला छोड़ दो उसको, जिसकी ज़रूरत पड़ेगी वो करेंगे। तो ये एम इस वजह से लिया है क्योंकि मूवमेंट की डायरेक्शन यही होती है। अब सुनिएगा, अब भाई कहानी ये होती है कि अगर कोई भी दो लाइंस हैं, उन दो लाइंस के बीच में अगर कोई एंगल बन रहा है, तो उनके परपेंडिकुलर्स के बीच में भी वही एंगल बनेगा, ठीक है। एंगल बिटवीन टू लाइंस इज द सेम एज द एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर्स। समझ गए? तो भाई ये जो है ये तो नॉर्मल है ही, तो ये किस पर परपेंडिकुलर है, इस वाली लाइन पर, ठीक है। तो इस पर, इस वाली लाइन पर परपेंडिकुलर तो ये वाली लाइन हो गई। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल जा रहा है, तो इस पर परपेंडिकुलर क्या हो गया, वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल पर परपेंडिकुलर क्या होता है, वर्टिकल होता है। तो इसका मतलब इस पर परपेंडिकुलर क्या है, ये वाली लाइन। तो मैग्नेटिक फील्ड पर परपेंडिकुलर ये वाली लाइन, नॉर्मल पर परपेंडिकुलर ये वाली लाइन,
मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्मल के बीच में एंगल थीटा है, तो इनके परपेंडिकुलर्स के बीच में भी एंगल थीटा होगा। एंगल बिटवीन टू लाइंस इज द सेम एज द एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर्स। ठीक है, प्रॉब्लम है कि बड़ा धोखा हुआ है आप लोगों के साथ में। 11th क्लास में साइन रूल और कोसाइन रूल सप्लीमेंट्री मटेरियल में मैथ्स में था। ठीक है, और वो साइन रूल कोसाइन रूल सप्लीमेंट्री वाला वो भी हटा दिया गया सिलेबस में से, ये उसमें चीज़ थी। तो मैं बस सीधा सीधा ये बोल देता कि साइन रूल, तो आप कहते हैं हाँ ठीक है हो गया, आपको समझ में आ वैसे जाता। सर होता भी ना तो भी मुश्किल है। अरे कोई बात नहीं, तो इसमें कुछ भी नहीं है, हम ये देखेंगे। दोबारा बता रहा हूँ कि देखो एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है। ठीक है, इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है। तो भाई ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, इस पर परपेंडिकुलर बना लो, इस पर परपेंडिकुलर बना लिया, बोलो भाई परपेंडिकुलर बना लिया। तो ये वाली जो लाइन है इस पर भी बना लो परपेंडिकुलर, इस पर भी बना लिया परपेंडिकुलर। सुन तो लो बात को। तो इस वाली लाइन पर परपेंडिकुलर बना लिया और इस वाली लाइन पर भी परपेंडिकुलर बना लिया, इन दोनों के बीच में एंगल थीटा ही होगा। देखने में तो ये एक्यूट और वो ऑब्ट्यूज लग रहा अरे है। वो तो बनाने का समझ रहे हो ना, मतलब भाई मैंने कौन सा स्केल लेकर बनाया उसको, एग्जैक्टली कौन सा 90 डिग्री होगा ये एंगल, समझ गए मेरी बात। अगर दो लाइंस हैं तो उन दो लाइंस के परपेंडिकुलर्स के बीच में भी एंगल उतना ही होगा जितना उन दो लाइंस के बीच में। मैं दोबारा आता हूँ, हमारे पास एक लाइन है बी और एक लाइन है ये एम, तो भाई इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है। तो आप इसका परपेंडिकुलर देखो तो इसका परपेंडिकुलर कौन सी लाइन हो गई, ये वाली, और इसका परपेंडिकुलर देखो तो इसका परपेंडिकुलर कौन सी लाइन हो गई, ये वाली। तो दोनों के परपेंडिकुलर्स के बीच में भी एंगल थीटा। सर वैसे बी का परपेंडिकुलर एफ वेक्टर है ये तो बी, क्योंकि बी हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, बी हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो हॉरिजॉन्टल के परपेंडिकुलर तो वर्टिकल ही होगा, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर तो वाई एक्सिस ही होगा। खत्म, इतना समझ गए। हाँ भाई गुनीत, समझ में आ रहा है इतना? गुनीत मेरी आवाज़ आ रही है? ये बेहोश हो गया क्या? किधर है भाई? नहीं है, चलिए ठीक है, बताओ समझ गए, चलें आगे। हाँ, दो लाइंस के बीच में अगर एंगल थीटा है तो उनके परपेंडिकुलर्स के बीच में भी एंगल थीटा ही होगा। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर क्या कैलकुलेट करो, साइन थीटा, सर ऐसे ही। हाँ ये उसका परपेंडिकुलर थोड़ी है जहाँ पे आपने वो थीटा बनाया है। सर वो हटा के एक बार टॉर्च हटा के उन लाइंस को बना के फिर समझाओ। अच्छा, ये वाली लाइन का परपेंडिकुलर जानना चाह रहे हो? हाँ। इस वाली लाइन का परपेंडिकुलर ये है, इस वाली लाइन पर परपेंडिकुलर ये है, और इस वाली लाइन पर परपेंडिकुलर ये है, तो एंगल थीटा। पैरेलल लाइंस कोरेस्पोंडिंग एंगल तब भी थीटा है ना। कहीं पर भी बना लो, बिल्कुल बाजू में बना लो। यार हद हो गई आज की, बाहर हो गए। बस सीधा सीधा याद रखिए, रट के मत चले जाना, फिर भी बता रहा हूँ। इसमें क्या है कि दो लाइंस जो है, दो लाइंस के बीच में एंगल थीटा बनेगा, तो उनके परपेंडिकुलर्स के बीच में भी एंगल थीटा बनेगा। मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर बना लिया, बी पर परपेंडिकुलर बना लिया ना ये। हाँ 90 डिग्री, ये तो दिख भी रहा है थोड़ा थोड़ा। हाँ, तो ये 90 डिग्री हो गया। और ये जो है, ये तो ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है इस पर ही नॉर्मल था ना, तो ये तो नॉर्मल था ही। तो इस पर ये किस पर नॉर्मल है, इस पर। तो इसका मतलब ये और ये दोनों आपस में 90 डिग्री पर है। तो इसका परपेंडिकुलर ये है और इसका परपेंडिकुलर ये है। सर वो तो सही। हाँ, तो तभी तो मैं कह रहा हूँ इन दोनों के बीच में एंगल थीटा बन हो गया। एम ये है ना, और बी ये है, इन दोनों के बीच में एंगल थीटा बन। तो एम किस पर परपेंडिकुलर है, इस पर। ठीक है, तो इसका मतलब एम पर परपेंडिकुलर ये है। अगर एक लाइन दूसरी लाइन पर परपेंडिकुलर है तो दूसरी भी तो पहली पर परपेंडिकुलर है। हाँ, तो ये वाली एक लाइन, ये एम का परपेंडिकुलर तो ये आ गया, और भाई बी का परपेंडिकुलर तो ये है ना, बी का परपेंडिकुलर तो ये है। बी को पीछे एक्सटेंड करो तो ये 90 डिग्री तो बन रहा है। तो ये लाइन, ये वाली जो लाइन है ये हो गई बी का परपेंडिकुलर, और ये वाली लाइन जो है ये हो गई एम का परपेंडिकुलर। तो इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल थीटा, तो इनके परपेंडिकुलर्स के बीच में भी एंगल थीटा। सीधा चले आगे। हाँ चलो जी, तो मैं ये मिटा रहा हूँ, ये भी मिटा रहा हूँ। मुझे किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो आप देखिएगा। यहाँ पर ये थीटा, बेटा ये वाली जो लेंथ है, ये वाली जो लेंथ अगेन देखिएगा, ये मैं क्या देख रहा हूँ, मैं इसका टॉप व्यू देख रहा हूँ। तो ये वाली लेंथ कितनी है, ए ही तो है, ए स्मॉल है। ये वाली लेंथ हो गई स्मॉल ए,
और आप अगर मान लीजिए इसको ट्रायंगल ए बी सी बोल देते हैं, तो आप ये कहिएगा साइन थीटा निकाल रहा हूँ ना, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कितना हो गया बी सी अपॉन स्मॉल ए, तो ये जो बी सी है ये कितना हो गया ए साइन थीटा, स्मॉल ए साइन थीटा, बी सी इज इक्वल टू स्मॉल ए साइन थीटा। मुझे ये भी डिस्टेंस चाहिए था, एक फोर्स इधर लग रही है, एक फोर्स इधर लग रही है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस चाहिए था, दैट्स व्हाई ये वाला डिस्टेंस मेरा आ गया ए साइन थीटा। अब ये पूरी कहानी कर क्यों रहे हैं, क्योंकि भाई हमको निकालना है टॉर्क। टॉर्क क्या होता है, रोटेशनल फोर्स, घुमा देने वाली फोर्स, हार्दिक समझ रहे हो, ठीक है, मैं वो निकालना चाहता हूँ। तो टॉर्क क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बिटवीन टू फोर्सेस, दोनों फोर्सेस के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यानी ये डिस्टेंस जो है वही। तो आप ये देखिएगा, तो आप आ जाइए इसमें नीचे जो लिखा हुआ है पेज नंबर 34 पर, टॉर्क को रिप्रेजेंट करते हैं हम टाउ से, तो टाउ इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हाँ जी, फोर्स कितना है आई बी बी, ये आई बी बी कैसे हो गया, याद करिए फोर्स कैसे निकालते थे हम, फोर्स कैसे लग रहा है, 90 डिग्री पर लग रहा है फोर्स, और जब 90 डिग्री पर फोर्स लगेगा तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, ठीक है, तो जब 90 डिग्री पर लगेगा तो आई एल बी साइन थीटा, तो साइन थीटा, थीटा की जगह 90 डाला तो साइन 90 तो 1 हो गया, तो क्या बचा आई एल बी, और यहाँ पर लेंथ कितनी दे रखी है बी, यहाँ पर लेंथ कितनी दे रखी है इस वायर में बी, तो इसका मतलब मेरा फोर्स कितना हो गया आई बी बी हो गया फोर्स। परपेंडिकुलर डिस्टेंस अभी अभी निकाला कितना ए साइन थीटा, अब इस ए और बी को साथ में लो, आई ए बी कैपिटल बी साइन थीटा, ए इंटू बी कितना हो गया बोलो, एरिया, एरिया को बोल दिया कैपिटल है आई ए बी साइन थीटा, सर आई ए बी साइन थीटा, ठीक है जी। तो आगे इन्होंने बोला कि इफ द रेक्टेंगुलर लूप हैज़ कैपिटल एन टर्न्स द टॉर्क इंक्रीजेस कैपिटल एन टाइम्स। अब ये कह रहे हैं कि मैं तो एक लूप की बात कर रहा हूँ, अगर मान लीजिए n नंबर ऑफ लूप्स हों तो टॉर्क कितना हो जाएगा, जितने लूप्स होंगे उतना ही टॉर्क हो जाएगा। हम बोलेंगे कि टॉर्क जो है वो कितना हो जाएगा, बस इसमें कैपिटल एन और मल्टीप्लाई हो गया, तो कैपिटल एन इंटू आई ए बी साइन थीटा। अब कुछ बच्चे इसको एन आई बी ए नीबा साइन थीटा करके याद कर देते हैं, कुछ इसको बीना साइन थीटा करके याद कर लेते हैं। हाँ, बड़ी साइन थीटा कर दो, बीना साइन थीटा कर दो, नीबा साइन थीटा, जो आपको ठीक लगे, ठीक है, हाँ ठीक है। तो टाउ इज इक्वल टू नीबा साइन थीटा, ये हमारा पेज नंबर 34 पर बिल्कुल लास्ट वाले पोर्शन पर आ गया। तो भाई ये डायग्राम जो है जितने छोटे से दिखाई दे रहे हैं, ये डायग्राम समझने में उतना ही थोड़ा टिपिकल है, समझ में आ गया, ठीक। चलिए जी आगे चलते हैं। उसके बाद हमने ये कहा कि ये जो एन आई ए है इसको बोल देते हैं मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द लूप। तो एन आई और ए को आप मैग्नेटिक मोमेंट कह दीजिए, एन आई और ए, ये एन हो गया, क्या बन गया एन बी साइन थीटा। मैग्नेटिक मोमेंट में कहते रहो, बस उसको याद रख लो, मैग्नेटिक मोमेंट के पूरे कंसेप्ट पर जाने की जरूरत नहीं है, एन आई ए मैग्नेटिक मोमेंट होता है, बस इतना याद रखिए। और हमें कुछ डिटेल में नहीं करना कि क्या होता है मोमेंट वगैरह, कुछ नहीं करना, ठीक है। तो एक्चुअली ये होती क्या चीज़ है, ये वो चीज़ होती है कि जब कोई चीज़ ऐसे रोटेट करती है, तो वो जब रोटेट करती है तो उसका परपेंडिकुलर एक्सिस में उसका डायरेक्शन होता है मूवमेंट का, है ना। और रोटेशनल फोर्स से रिलेटेड है, छोड़ो डिटेल में है ना, फालतू में हम टॉपिक से डेविएट हो गए कि एन बी साइन थीटा। तो अगर टाउ का मैं वेक्टर फॉर्म में निकालूँ तो एन वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हो जाएगा, ये आप समझ रहे हैं। अगर एन बी साइन थीटा है तो वो उसका मैग्नीट्यूड हो गया, उसको अगर वेक्टर फॉर्म में करना है तो वो एन वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए वही स्पेशल केसेस पर। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 तो टाउ इज इक्वल टू 0, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 तो टाउ इज इक्वल टू नीबा बीना बानी, कुछ भी, ठीक। चले भी आगे, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर ये देखते हैं। अच्छा अब एक बात बताओ,
ये ऐसे घूम रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, ये बाहर की तरफ आ रहा है, ऐसे 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 ऐसे। कोई तरीका है इसको ऐसे ऐसे घुमाने का? हाँ, नॉर्थ और साउथ पोल बदल दो। नॉर्थ और साउथ पोल बदल दो, एक तरीका ये है। अच्छा, नॉर्थ और साउथ फिक्स है, अब क्या करूँ? करंट की डायरेक्शन बदल दो, ठीक है ना। तो जो पंखा होता है ना, तो पंखे में नॉर्थ और साउथ पोल वो फिक्स्ड होते हैं, ठीक है, और वो कर्व्ड होते हैं, जैसा मैं अभी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में दिखाऊंगा। तो वो ऐसे ना कर्व्ड होते हैं, कर्व्ड इस वजह से होते हैं ताकि उसको घूमने के लिए जगह मिल जाए। ऐसा ना हो कि थोड़े टाइम में भाई क्या है कि ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, तो रेक्टेंगुलर कॉइल में इधर जो है आपने ये जो नॉर्थ और साउथ पोल है ये भी रेक्टेंगुलर दिखा दिए। तो धीरे धीरे समय बदलता गया और डेवलपमेंट होता गया, इंसान की बुद्धि का विकास होता गया, और फिर हुआ क्या कि जो मैग्नेट के जो पोल्स थे उसको उन्होंने कर्व बनाना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि आप देखो कि पुराने अगर कभी कोर्ट कचहरी में अगर चले जाओ, सरकारी दफ्तर में चले जाओ, इतने बड़े बड़े पंखे दिखाई देंगे कि अगर गिर जाए किसी के ऊपर तो बेचारा चल बसे, ठीक है। तो वो इतने बड़े बड़े पंखे इस वजह से दिखाई देते थे कि उसमें जो मैग्नेट के पोल्स होते थे ना वो यही होते थे, रेक्टेंगुलर, ठीक है। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे समय के साथ क्या हुआ कि भाई रेक्टेंगल को घूमने के लिए जगह चाहिए, तो ये जो है इनको थोड़ा सा कर्व बना दो ना, इसको थोड़ा सा इधर से कर्व, इसको थोड़ा सा इधर से कर्व, तो जगह थोड़ी कम हो गई। तो इस वजह से ये जो फ़ैन का बीच वाला ड्रम है ये भी मतलब फैंसी है, तो डिज़ाइन के लिए बना रखा है, कुछ है नहीं है बीच का जो बॉक्स है नहीं इसके अंदर कुछ, वैसे ही बना रखा है दिखाने के लिए। तो होता क्या है कि ड्रम बहुत छोटा ही होता है इनका, तो उसमें नॉर्थ और साउथ पोल तो फिक्स लगे रहते हैं। तो जैसे ये ऐसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है, उसकी डिब्बी खोलो, डिब्बी खोल के उसके वायर बदल दो, तो ये जो ऐसे घूम रहे हैं ऐसे घूमने लगेगा, और फिर बैठे रहना नीचे, पसीने ही पसीने आते रहेंगे, क्योंकि हवा पता है कहाँ जाएगी, फिर हवा जाएगी ऊपर, वो छत की हवा करेगा, नीचे हवा नहीं करेगा, ठीक है। तो इस वजह से जो फैंस हैं, फैंस जो हैं वो डिज़ाइन ही एंटी क्लॉकवाइज घूमने के लिए करे गए हैं। ढूंढ के दिखा देना कोई क्लॉकवाइज फैन दिखाई दे तो, सारे एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, ये भी एंटी क्लॉकवाइज ही घूम रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम इंडियन हैं और हम हिंदी इंग्लिश इसी में काम चलता है हमारा, ठीक, उर्दू में तो चलता नहीं, तो हिंदी और इंग्लिश में चलता है। हाँ जी, तो हिंदी और इंग्लिश में चलता है, तो इसका मतलब क्या है कि हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, आप लेफ़्ट से राइट लिखते जाएंगे, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लेना है तो भाई इधर नॉर्थ पोल लगाओ, इधर साउथ पोल, ठीक है। अगर मान लीजिए ये डेवलपमेंट उर्दू में या किसी और दूसरी लैंग्वेज में हुआ होता तो राइट से लेफ्ट शायद उर्दू ही जाती है, और कोई लैंग्वेज तो नहीं है ना, तो नॉर्थ पोल यहाँ लगा देते, साउथ पोल यहाँ लगा देते, तो ये फैन जो है वो सारे के सारे क्लॉकवाइज घूमते हैं, ठीक है। कन्वेंशन है कि हम लेफ्ट से राइट लेकर चलते हैं, लेफ्ट में नॉर्थ पोल लगा दिया और राइट में साउथ पोल लगा दिया। वही जो तुम कह रहे हो, नॉर्थ पोल साउथ पोल बदल दो तो फैन जो है उल्टा घूमेगा, नॉर्थ साउथ अगर फिक्स है वायर बदल दो तो उल्टा घूमेगा, ठीक है। घूमना तो इसने है ही कुल मिलाकर। चलिए जी, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पर आ जाइए। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जो है उसमें हमें ये वाला कॉन्सेप्ट, ये नीबा या बीना साइन थीटा वाला कॉन्सेप्ट ये हमको यूज़ करना है, ठीक है। क्योंकि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या करता है, इसकी कॉइल जो है ना घूमती है बस इतना इतना इतना, बस जरा सा डिफ्लेक्शन दिखाती है। डिफ्लेक्शन अगर आ गया तो करंट है उसके अंदर, डिफ्लेक्शन नहीं आया तो कोई करंट नहीं है। अब बस यही देखना है। और दो इसके एप्लीकेशंस, आखिरी टॉपिक है ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, दो इसके एप्लीकेशंस हैं। एप्लीकेशंस में क्या है कि हमने अभी तक जो देखा है, अभी तक गैल्वेनोमीटर अगर कहीं पर भी हम कनेक्ट करा करते थे, अभी तक मतलब 10th क्लास में पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी, 11th में तो था नहीं, अब सीधा आप पढ़ रहे हैं। तो हमने ये देखा था कि अच्छा गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ गया, अच्छा इस वायर में करंट है, ठीक है। अच्छा गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन अभी राइट साइड आया था, अच्छा तो एक डायरेक्शन में जा रहा है, अब लेफ्ट साइड में आया, इसका मतलब करंट की डायरेक्शन बदल गई। हमने सिर्फ इतना देखा था। अब हम ये देखेंगे गैल्वेनोमीटर को सिर्फ करंट डिटेक्ट करने के काम नहीं, गैल्वेनोमीटर को एमीटर की तरह भी यूज़ करा जा सकता है और वोल्ट मीटर की तरह भी यूज़ करा जा सकता है। दो नंबर का न्यूमेरिकल आता है इसमें, ठीक है, वो सीरीज और पैरेलल वाला होता है। अच्छा तो ज़रा देखिएगा, हाँ, लेकिन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर अगर पूछा जाएगा तो ये डिटेल में पूछा जाएगा, ये लंबा आपका 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। तो आखिरी टॉपिक है इसका। गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस टू डिटेक्ट करंट इन अ सर्किट। सिर्फ करंट किसी सर्किट में फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है वो गैल्वेनोमीटर काम करता है। मतलब ऐसे तो छूकर भी बताया जा सकता है, झटका अगर लग गया तो करंट है, ठीक है, और नहीं तो गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर। प्रिंसिपल क्या है, अ करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ करंट डिपेंडेंट टॉर्क which tends to rotate the coil and produces angular deflection. प्रिंसिपल तो यही है ना कि करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड experiences a current dependent torque,
करंट डिपेंडेंट टॉर्क का मतलब क्या है, करंट के डायरेक्शन के हिसाब से उसका टॉर्क होगा। जो पंखे का एग्जांपल दिया था, करंट अगर ऐसे जा रहा है तो वही एंटी क्लॉकवाइज, करंट अगर उल्टा जा रहा है तो फिर क्लॉकवाइज। ठीक है, तो करंट डिपेंडेंट टॉर्क होगा, टॉर्क की डायरेक्शन करंट पर डिपेंड करेगी। अब इसका डायग्राम देख लीजिए। डायग्राम आपको क्या करके दिखाना है इसमें, ये मैं मिटा रहा हूँ इधर से पूरा। अच्छा, कोई भी थ्योरेटिकल टॉपिक है ना या डेरिवेशन हम कर रहे हैं तो उसमें बस ये मत सोचना कि हमें तो बस डेरिवेशन लिख कर आ जाती है और हो गया हमारा काम। ठीक है, थ्योरी के मामले में मैं कह सकता हूँ कि थ्योरी अगर कुछ आपको लग रहा है कि इसमें कोई चीज़ ज़्यादा लिखी हुई है तो थ्योरी थोड़ी सी चाहे कम लिख देना, लेकिन एक तो डेफिनेशन में पंगे मत लेना। अगर डेफिनेशन है कहीं पर भी तो डेफिनेशन एग्जैक्ट लिखना। दूसरा, डेरिवेशन पूरी करना, और अगर डायग्राम है तो भाई डायग्राम जरूर बनाना। ठीक है, डायग्राम में कंजूसी मत करना कि नहीं मैं डायग्राम छोड़कर आ गया, तो नंबर फिर तो उसी तो हिसाब डायग्राम से। के कितने मार्क्स होते हैं? डायग्राम आप ये समझ लीजिए, अगर 5 नंबर की डेरिवेशन है ना तो 2 नंबर का तो डायग्राम हो जाएगा उसमें। ठीक है, डायग्राम देखते ही ना फिर टीचर के दिमाग में फिर थ्योरी पढ़ने का सवाल ही नहीं आता। मैं खुद बता रहा हूँ, मैं भी जब चेक करता हूँ ना तो डायग्राम जब देखा तो डायग्राम देखा तो डेरिवेशन देखा, अभी थ्योरी कोई पढ़ता भी नहीं है। तो उसमें कि करंट कैरिंग कॉइल बेस्ड मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस करंट डिपेंडेंट, और ये मत करना। ठीक है, ये काम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने डायग्राम अच्छे से बना लिया 2-4 बार प्रैक्टिस कर ली तो फिर टीचर थ्योरी नहीं पढ़ेगा। आप उसको अपनी भाषा में भी एक्सप्लेन करके आ जाओगे तो भी चलेगा। बस अर्थ का अनर्थ मत कर देना, मतलब लिखना है ऐसा कि मीनिंग सही ही है उसका, कुछ उल्टा सीधा नहीं लिख देना उसको। चलिए जी, तो ये हमारा हो गया नॉर्थ पोल इधर, और ये हो गया साउथ पोल। इसको कर्व इस वजह से बनाया जाता है ताकि रेक्टेंगुलर कॉइल को घूमने के लिए अच्छा खासा स्पेस मिल जाए। ऐसा ना हो कुछ टाइम में थोड़ा बहुत कुछ सर्किट में कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ हिल आ जाए और फिर ये आपस में नॉर्थ और साउथ पोल में जो कॉइल है वही टकराने लगे, कड़कड़ कड़कड़ की फिर आवाज़ आने लगती है। ठीक है, सर सिर्फ डेरिवेशन लिख के आ जाएगा? मैं बता तो रहा हूँ, अगर सिर्फ डेरिवेशन लिख कर आ गए तो 5 में से 2 नंबर दे देंगे। टीचर को थोड़ा और अच्छा लग गया नहीं, तो डायग्राम के साथ। हाँ तो मिल जाएंगे नंबर, तो पूरे भी मिल सकते हैं। थोड़ा बहुत तो थ्योरी तो लिख ही दोगे, लेट अस कंसीडर दिस एंड लेट अस कंसीडर दैट, वो तो कर ही दोगे। हाँ, अब देखिएगा कि इन्होंने ये बीच में ना सॉफ्ट आयरन कोर है, सॉफ्ट आयरन कोर। सॉफ्ट आयरन कोर बीच में क्यों लिया जाता है एक्सप्लेन कर रखा है, दोबारा बताता हूँ मैं आपको। शायद याद भी आ रहा होगा कुछ 10th क्लास का। सॉफ्ट आयरन कोर किस लिए लिया जाता है कि अगर करंट हमने इसमें से ऑफ करा तो क्या होता है कि सॉफ्ट आयरन कोर जब भी कभी कोई भी चीज़ घूमती है ना किसी मैग्नेट के बीच में, कोई भी कॉइल घूमती है, थोड़ा बहुत उसके अंदर जो है मैग्नेटिज्म डेवलप हो जाता है। सॉफ्ट आयरन कोर अपना पूरा मैग्नेटिज्म जैसे ही करंट ऑफ करेंगे वो पूरा मैग्नेटिज्म लूज कर देगा। और अगर आपने सॉफ्ट आयरन की जगह नॉर्मल आयरन ले लिया, स्टील ले लिया, तो पता चला ये तो मैग्नेट था ही, ये भी मैग्नेट बन गया, तो उसमें परमानेंट मैग्नेटिज्म आ जाता है, या तो इधर या इधर चिपक जाएगा, चलेगी ही नहीं होगा। ठीक है, तो इस वजह से सॉफ्ट आयरन कोर यूज़ करना ज़रूरी है। तो ये जो दिखा रखा है ये ना, ये टॉप व्यू है, ये टॉप व्यू है उसका सॉफ्ट आयरन कोर का। तो टॉप से मेरे को ये ऐसा सर्कल दिखाई दे रहा है, इसका मतलब अगर मैं साइड से देखूँगा तो सिलेंडर ही होगा। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट पेज पर आइए। और इधर जो है पॉइंटर लगा हुआ है, पॉइंटर का काम, पॉइंटर है और इधर स्केल है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ऐसे करके बनाना। ठीक है, ये आप स्केल बना देना और ये आपने पॉइंटर बना दिया। यहाँ पर बीच में जो है दिस इज कॉल्ड पाइवट। पाइवट मतलब उसका सेंट्रल एक्सिस जिसके चारों तरफ वो घूमता है, उसको बोल देते हैं पाइवट। ठीक है, ऐसे क्या होता है पाइवट? पाइवट जिसके चारों तरफ वो घूमता है। पाइवट वो हो गया कि जैसे सिलेंड्रिकल, मैंने सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन को रखा, ये जो सिलेंडर की जो एक्सिस है ना, ये एक्सिस सेंट्रल एक्सिस, दिस एक्सिस इज कॉल्ड पाइवट। कहते हैं ना सिलेंडर इज पाइवटेड। पाइवटेड का मतलब क्या है कि अपनी एक्सिस के अलॉन्ग फिक्स है, मतलब सिर्फ ये सेंट्रल एक्सिस उसकी फिक्स है, बाकी तो वो घूमता रहेगा। पाइवटेड का मतलब ये होता है।
तो बस सीधी सीधी बात ये है कि भाई अगर करंट ज़्यादा होगा तो ज़्यादा डिफ्लेक्शन दिखा देगा, कम होगा तो हल्का सा डिफ्लेक्शन दिखा देगा, ये होता है। ठीक है, अब जरा इसका कंस्ट्रक्शन देखिएगा, अगले पेज पर आइए। अगले पेज पर है फ्रंट व्यू ऑफ पाइवटेड टाइप गैल्वेनोमीटर। पाइवटेड टाइप गैल्वेनोमीटर, तो ये जो पाइवटेड टाइप गैल्वेनोमीटर में आप देख रहे हैं इस डायग्राम में, जो छोटा सा दिखाई दे रहा है ना, जरा सा नंदा सा सिलेंडर जो है, ये सिलेंडर का टॉप व्यू देख लेते हैं उससे पहले बात। ठीक है, तो ये इतना सा सिलेंडर है और इसके चारों तरफ जो है, इसके चारों तरफ हमने क्या कर रखा है, इसके चारों तरफ ना कुछ टर्न्स बढ़ा रखे हैं। वो टर्न्स इस वजह से बढ़ाते हैं ताकि उसको और ज़्यादा सेंसिटिव बनाया जाए। ठीक है, जितने ज़्यादा टर्न्स होंगे टॉर्क उतना ही ज़्यादा होगा, मतलब हल्का सा भी अगर करंट जाएगा एकदम से झटका दिखा देगा। कई बार ऐसा होता है कि अगर सेंसिटिव नहीं है गैल्वेनोमीटर तो करंट तो फ्लो कर रहा है, आपने गैल्वेनोमीटर लगा कर देखा, उसने डिफ्लेक्शन दिखाया नहीं, आप बेफिक्र हो गए कि अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अब तो लाइट वायर को छू सकता हूँ, छू लिया, उसने झटका दे दिया। ठीक है, तो भाई गैल्वेनोमीटर पर लगे झटका, हम पर ना लगे, तो इसलिए क्या करा जाता है, ये जो सिलेंडर बना रखा है इसके ऊपर ये 3-4 जो है ये ऐसे 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 टर्न्स बना रखे हैं, ये लूप बना रखे हैं ताकि थोड़ा सा उसके ऊपर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ जाए। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेगा तो वैसे ये होता है ना, टाउ इज इक्वल टू NIBA साइन थीटा। तो एक लूप में तो टॉर्क सिर्फ इतना ही है, लेकिन n नंबर ऑफ लूप्स में तो इतना हो गया ना, तो आप उसको जितना ज़्यादा सेंसिटिव बनाना चाहें उतने ज़्यादा आप लूप्स उसमें बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो अगर 0.001 माइक्रो एम्पियर का भी करंट होगा तो वहाँ का तो डिफ्लेक्शन दिखा देगा कि हाँ भाई कुछ है। ठीक, अब देखिएगा इसमें galvanometer consists of a rectangular coil of fine insulated copper wire wound on a light non-magnetic metallic या aluminium frame. The two ends of the axle of the spring are pivoted between two jeweled bearings. ठीक है, अब ये jeweled bearings होते हैं, jeweled का मतलब ये नहीं कि कोई हीरे चांदी सोना चांदी वगैरह नहीं है। jeweled bearings का मतलब क्या है कि ये जो घूमता है ना, ये कुछ ऐसे घूमता है। ज्वेलरी का मतलब क्या है कि एनीथिंग विच इज़ मैन्युफैक्चर्ड विद फाइन प्रिसीशन, फाइन एक्यूरेसी, बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी से बनाई जाती है ज्वेलरी। कभी भी अगर किसी कस्टमर के सामने ज्वेलरी है ना, कान के झुमके दे दिए कि थोड़ा सा बड़ा है थोड़ा छोटा है, कस्टमर कहते हैं मैं नहीं ले रही इसको, पकड़, इसका तो डिज़ाइन ही ख़राब है। तो इसका मतलब क्या है कि उसको ज्वेलरी को बहुत प्रिसीशन के साथ में बनाया जाता है। तो अब क्या है कि ये जो सिलेंडर है, सिलेंडर को ऊपर से इस तरह से एक पॉइंटर लगा रहता है और नीचे से भी ऐसे एक पॉइंटर लगा रहता है। ठीक है, तो ये जो दो पॉइंटर्स हैं ये इसको एक पोजीशन पर फिक्स करने का काम करते हैं ताकि ये लट्टू की तरह घूमता रहे बीच में। ठीक है, तो ये जो है ना, ये ऊपर और नीचे जो दो पॉइंटर्स लगे हुए हैं, दीज आर कॉल्ड ज्वेल्ड बियरिंग्स। ठीक है, ज्वेल्ड बियरिंग्स नॉर्मल कॉपर के ही बने होते हैं, सोने चांदी के नहीं होते। ज्वेल्ड का मतलब क्या है कि वो फाइन प्रिसीशन, मतलब बहुत शार्प इसका पॉइंट होता है। ठीक, तो वो चीज़ हालांकि मैं इस डायग्राम में उतना अच्छा नहीं बना पाया हूँ, ये एक नीचे बना रखा है और एक ही ऊपर बना रखा है, एक्चुअल में होता ही इस तरह से। ठीक है, तो आप ये एक बीच का ये बना दें और एक ये ऐसा बना दें जैसे कि ये सर्कुलर लूप है, इसको आप मैं बना कर दिखाऊँ या कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे? हाँ ठीक है, तो ये डायग्राम जरूर बनाना होगा उसमें। अब देख लीजिए, द टू एंड्स ऑफ द एक्सल ऑफ द स्प्रिंग आर पाइवटेड बिटवीन टू ज्वेल्ड बियरिंग्स। तो ज्वेल्ड बियरिंग्स ये हो गए। नेक्स्ट पॉइंट, द मोशन ऑफ द कॉइल इज कंट्रोल्ड बाय अ पेयर ऑफ हेयर स्प्रिंग्स ऑफ फॉस्फोर ब्रॉन्ज। हेयर स्प्रिंग का मतलब क्या है? हेयर स्प्रिंग का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए ये नीडल इस तरह से मूव कर गया करंट के होने से, तो करंट जैसे ही हमने रिमूव करा, तो वापस इसको अपनी इनिशियल पोजीशन पर आना चाहिए। तो इसलिए वहाँ पर एक हेयर स्प्रिंग लगा रखा है। हेयर स्प्रिंग मतलब बहुत बारीक हेयर के बराबर वायर है, स्ट्रॉन्ग है, और वो वायर जो है वो स्प्रिंग है, मतलब स्प्रिंग की शेप में, मतलब कॉइल बना रखी है उसकी। तो स्प्रिंग क्या करेगा, कोई भी चीज़ जो मूव करिए करंट की प्रेजेंस की वजह से, तो करंट गायब होते ही वो स्प्रिंग काम करेगा, उसको वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पर खींच लेगा। ठीक है, तो हेयर स्प्रिंग का ये काम है यहाँ पर। अगला, द स्प्रिंग्स प्रोवाइड द रीस्टोरिंग टॉर्क एंड सर्व एज करंट लीड्स। तो रीस्टोरिंग टॉर्क का मतलब क्या है कि टॉर्क की वजह से, टॉर्क का मतलब ये लगता है ना कि भाई पूरा रोटेशनल मोशन नहीं, अगर वो इतना भी रोटेशनल मोशन हल्का सा इतना भी है ना तो वो टॉर्क ही है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि वो 360 डिग्री घुमाएगा, वो 10 डिग्री घुमा दे तो भी तो टॉर्क है ना, सीधी लाइन में तो नहीं जा रहा, हल्का सा कर्व जा रहा है, तो दैट इज़ ऑल्सो टॉर्क।
A light aluminum pointer attached to the coil measures its deflection on a suitable scale called linear scale. तो ये light aluminum pointer है, ये scale पर इस तरीके से move करते हैं. उसके बाद a symmetrical soft iron core is mounted symmetrically between the concave poles of the horseshoe magnet. Horseshoe type magnet बोलते हैं, ये जो curved magnets होती है ना concave अंदर से गहरी, इसको horseshoe type magnet बोलते हैं. शायद पता भी हो 10th में करा horseshoe type magnet. This makes the lines of force pointing along the radii. ये lines of force को radii के along point करने पर मजबूर कर देता है. अब देखिएगा थ्योरी एंड वर्किंग. भाई थ्योरी एंड वर्किंग पढ़ लेना. पता है क्यों? बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम जो हमने अभी टॉर्क वाला कॉन्सेप्ट करा है. डायग्राम भी सेम, कॉन्सेप्ट भी सेम, और लास्ट में आकर आप देखेंगे भाई फॉर्मूला भी सेम. ये बन रहा है ना नीबा साइन थीटा, अगले पेज पर पेज नंबर 38 पर देखेंगे तो ये सब कुछ बिल्कुल सेम, कुछ भी इसमें अंतर नहीं है. और जो हमने यहाँ पर कॉइल में, मैंने ये मिटाया इसी वजह से नहीं था कि यहाँ पर जो हमने इसकी लेंथ ए और इसकी लेंथ बी ली थी उसमें भी वही आपको दिखा दें. तो टॉर्क वाला आ जाए तो आपको ये करना ही है. अगर मान लीजिए आपके पास आ जाए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का एक बार टॉप व्यू दिखाएंगे, एक बार फ्रंट व्यू दिखाएंगे, और इसकी स्पीड से स्पीड बढ़ा लेना अपनी, मतलब प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से डायग्राम की. तो वो करना है. उसके बाद जो है ये टाउ रिस्टोरिंग टॉर्शनल कांस्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा. ठीक है. आपका बस इसमें सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, इसकी मेरिट्स, डिमेरिट्स, और इसको अमीटर और वोल्टमीटर के तौर पर कैसे यूज़ करा जाता है वो बचा हुआ है. बहुत आसान इसके न्यूमेरिकल आते हैं. थोड़ा सा बचा हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 क्लास या 2 क्लास, ये खत्म हो जाएगा. और मैंने अगले चैप्टर के नोट्स भी इसी में इंक्लूड कर दिया. ठीक है. चलिए जी फिर आज इतना. सर आपकी फीस आ गई कोई बात नहीं, कल दे देंगे. गुड इवनिंग. ओके ओके. गुड इवनिंग सर. पढ़ाई कर लो तुम ठीक से, परसों पेपर है तुम्हारा. हाँ तो कितना हो गया, कितना रह गया? मेरा चैप्टर फ्री हो गया. तुमको क्या करें? 2 चैप्टर. थैंक यू सर. तो सर कल अगर आप ये दोपहर से कुछ बता सकते हो. कल फ्री हो? पूरा दिन? छुट्टी है. चलो 12 साढ़े 12 बजे निकलेंगे और कॉल करें. मैं भी बात करूँ. ठीक है. पहले बता रहा हूँ 3:30 बजे की क्लास होती है. ओके सर. ठीक है. और 2 बजे फिर मैं खाना वाना खाता हूँ या सेटअप वेटअप Yes, करता हूँ, तो 2 से पहले करता हूँ. ठीक है. थैंक यू. बच्चे और भी